बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 है आईसीटी रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम आईसीटी को देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है आईसीटी। इससे पहले हमने हमेशा आईटी पढ़ा है, तो आईसीटी क्या है? आईटी था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? उसमें सिर्फ आईटी की बात होती थी, किसी एक इदारे की टेक्नोलॉजी की बात होती थी, हार्डवेयर की बात होती थी, सॉफ्टवेयर की बात होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी, नेटवर्क की बात होती थी। यहां पर कम्युनिकेशन की बात भी होगी, यहां पर कम्युनिकेशन की बात भी होगी। दोनों में फर्क क्या है पता है सर जी? अगर एक बैंक ने ऐप बनाई है और वो ऐप ठीक है तो ये उसकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो फंक्शनिंग क्या ठीक कर रही है, कम्युनिकेशन उसकी ठीक हो रही है, कनेक्शन उसका ठीक है, ये आईसीटी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी आईसीटी में सिर्फ कम्युनिकेशन वाला चूरन सिर्फ ऐड किया है, और यकीन माने बातें घूम फिर के फिर वही है। सिर्फ एड ऑन क्या है पता है? आईटी और आईसीटी में क्या फर्क है? बस ये सी का कम्युनिकेशन का फर्क है। थ्रेट्स भी वही, रिस्क भी वही, सेफगार्ड्स भी वही, सिक्योरिटी भी वही। और सर समझ आ रहा है? और मैंने आपको बताया इस एरिया में जो मेजर टास्क है आपका वो है आपने रेपिटेशन को कैसे डील करना। सर समझ आ रहा है? इस पर इंशाल्लाह मैं आपको जब ये सेशन जब ये रिस्क वाला ये जब सेशन क्लोज करूंगा तब ज़्यादा बेहतर है कि मैं एक ख़ास तौर पे सिर्फ इसकी रेपिटेशन को कवर करके आपके साथ एक छोटी सी डिस्कशन रखूंगा कि यार एक एक चीज़ चार चार चैप्टरों में आई हुई है, यानी एक ही चीज़ इन चारों चैप्टर्स में है, इतनी ज़्यादा रेपिटेशन है, तो वो एक ही जगह पर इकट्ठी की जा सकती है। लेकिन चूंकि अलग-अलग चैप्टर पढ़ाते हुए अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, तो फिर हमें उसको सारे को कवर करना होता है। सर समझ आ रहा है? जब हम इसको लास्ट में उसको कवर कर रहे होंगे पूरे रिस्क एरिया को, वहां पर आपको बताएंगे। मैंने आपको पहले दिन कहा था, आज भी वही बात बता रहा हूँ कि गिनती की 35-36 चीजें, याद है मैंने कहा था? आज भी मैं वही कह रहा हूँ। आप देखिएगा आज के लेक्चर में और सेशन में रेपिटेशन कितनी है। सर अब थोड़ा थोड़ा रिस्क तो आपकी गेम समझ आ गया है कि यार अच्छा, पहले तो सर ने पहले दिन तो सादा शुरू किया था कि भाई रिस्क से मुराद है मोटरसाइकिल गिर जाएगी और मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाएगी, याद है? फिर कल मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले आया और मैंने आपको कहा भाईजान आप मोटरसाइकिल से उतर जाओ और कंप्यूटर पे बैठो। जब आप कंप्यूटर पे बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डाटा जिसको आप एक्सेस कर रहे हो ये बड़ा कीमती है, आप एक्सेस कर रहे हो, किसी दूसरा एक्सेस ना करे ये भी रिस्क है। ये सिस्टम जहाँ पर बैठे हो ये टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, ये भी रिस्क है। ये डाटा जिसको आप एक्सेस कर रहे हो ये कोई बंदा इसको ऑल्टर ना कर दे, तब्दील ना कर दे, ये भी रिस्क है। इस बात का रिस्क भी था कि लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लाइंस ना कर रहे हो। इस बात का रिस्क भी था कि बिजनेस डिसरप्शन ना आ जाए। एक है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग, पढ़ा है ना? इसका पुठा क्या है, इसका उलट क्या है? डिसरप्शन। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया यहाँ डिसरप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ डिसरप्शन ना आ जाए यानी बिजनेस कॉन्टिन्यू चलता रहे। कोई डिजास्टर आ गया तो उसे हैंडल कैसे करना है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग की बात की थी, डिजास्टर ना आ जाए। फिर उसके बाद हमने बात की थी इंसिडेंट्स अगर कोई हो जाए तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है। ये सारी बातें, ये सारा कुछ हम आपके साथ मुतवातर डिस्कस कर रहे थे कि यार वो जो पहले दिन की मोटरसाइकिल वाली बात थी उसके उठाकर मैंने आपको यहाँ पर ले आया कि भाईजान डिजिटली कौन कौन से रिस्क हैं। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और जब आपने डिजिटली रिस्क को देखना शुरू किया था तो आपने कहा था कि भाईजान ये गिनती के फैक्टर्स हैं, ये गिनती की चीज़ें हैं जो रिस्क है। हमने आपको बताया कि भाई हमने आपको बताया था
कि भाई क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के कौन से रिस्क हैं, साइबर रिस्क बताया था, फिर ह्यूमन रिस्क बताया था, फिर एनवायरमेंटल रिस्क बताया। यार याद है ये सारी बातें भी हैं सर, वही रिस्क यहाँ पर भी हैं। आ जाएं ज़रा इसको कवर करते हैं, थोड़ी सी तेज़ी दिखाएंगे ताकि हम आज 15वें चैप्टर को कुछ आगे बढ़ा लें जितना कर सकें। मेरा टारगेट यकीन माने पहले दिन के बाद से ये क्लियर हो गया था कि यार मैंने बच्चों को समझा के घर जाना है, मैंने अपना टॉपिक पूरा करना मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है। तो मैं उसी टारगेट से अभी भी चल रहा हूँ सर जी। रिस्क मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, फिर वही बात है जैसे जैसे आईटी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है वैसे वैसे ट्रेंड्स भी तब्दील हो रहे हैं और उसके मुताबिक रिस्क भी तब्दील हो रहे हैं, और फिर हमें सिक्योरिटी को भी उसके मुताबिक ही तब्दील करना है। साइबर सिक्योरिटी के रिस्क कौन से हैं? अच्छा जी, जब हमने शुरू किया था तो हमने कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट की बात ही करें, यहाँ पर आईसीटी का क्या रोल है, और वहाँ पर हमने कहा था साइबर सिक्योरिटी रिस्क। उसने कहा था बिजनेस रिलाय करता है डिजिटल सिस्टम पर, और साइबर सिक्योरिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ साइबर रिस्क हैं। डाटा ब्रीच सुना हुआ है पहले, फिर वही बात है अनऑथराइज बंदा आपके डाटा को एक्सेस कर ले। रैंसमवेयर का लफ्ज भी सुना हुआ है, वो जो आपके डाटा को पकड़ के एनक्रिप्ट कर देता था, आप कहते थे मुझे डाटा दो, डीक्रिप्ट करके वो कहता था लाओ पैसे, याद है सर जी? फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग, ये भी बात हुई थी सर जी। इनसाइडर थ्रेट, वो जो अंदर का बंदा था, एम्प्लॉय था आपका, वही आपकी दी हुई है अथॉरिटी और एक्सेस को मिसयूज कर रहा था। सर ये चारों साइबर रिस्क है। आ जाए ऑपरेशनल रिस्क। जब ऑपरेशनल रिस्क की बात हुई थी तो हमने कहा था भाईजान ये क्लास ऑपरेशन है इस इदारे का, और बाकी सिस्टम में 19-20 तो जो होना हो जाए, लेकिन ये ऑपरेशनल रिस्क नहीं हो, यानी आपके ऑपरेशंस कंटिन्यू रहने चाहिए। ठीक हो गया। और हमने कहा था भाईजान सिस्टम फेलियर जो है ये एक रिस्क है। सर जी ये सिस्टम जिससे हमारे साथ ऑनलाइन बच्चे कनेक्टेड हैं, अगर ये सिस्टम फेल हो जाएगा, अगर ये सिस्टम फेल हो जाएगा तो दिस विल लीड टू अ प्रॉब्लम। सर जी हम हमारे ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन आ गई, सप्लाई चेन डिसरप्शन आ गई, जब मैं सप्लाई चेन की बात करूं तो आपके ज़हन में पता क्या आना चाहिए? जहां से चीजें खरीद रहे हैं वहां से लेकर जहां तक चीजें बेच रहे हैं, पूरी चेन। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये मकसूद से आती है, रहीम की सवारी पे आती है, मजीद जो है इसको बनाता है, प्रोडक्शन करता है, रहमान जो है इसको सेल करता है, और इरशाद जो है उसके ज़रिए इकराम तक पहुंचाई जाती है। दरमियान में कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, इन सारों में से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि भैया आप देख लो कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सर इस पूरी चेन को मैनेज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। आपको जब आप कहते हो कि यार मैंने किताब मंगवाई थी या मैंने ऑर्डर किया था, वो कहाँ तक पहुँचे ऑर्डर, कहाँ क्या कहते हैं हमें अब तक रिसीव क्यों नहीं हुआ? आप जब ई कॉमर्स वाले को कहते हो तो वो आपको ट्रैकिंग आईडी देता है ट्रैकिंग आईडी। आप ट्रैक करते हो, वो कहता है भाईजान ये कराची से चला था, अभी तो सक्खर ही पहुंचा है, आ जाएगा 2 दिनों में आपके पास निकल गया हुआ है। अच्छा इसका मतलब ये है कि ये आप जो रास्ता जो है ये ट्रैवल यानी इसके दरमियान है, आप उसको आप समझ पाते हो कहाँ पर मसला है। इसी तरह ही एक सप्लाई चेन मैनेजर है, उसने देखना कि यार राइट फ्रॉम द पॉइंट परचेजर सप्लायर से लेकर कस्टमर तक के दरमियान में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो उसको देख रहा होता है। उसको ऑर्डर आया है, उसने फौरन देखना कि यार इस ऑर्डर को बनाने के लिए ये चीज़ चाहिए, और उसके लिए ये प्रोडक्शन मशीनरी चाहिए, और उसके लिए ये वाला रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल तो ईरान से आ रहा है, ईरान में जंग लगी हुई है, इसका मतलब है कि मैं तुर्की से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके काम चलाऊं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारा कुछ अब आपको क्या लगता है वो बंदा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एक एक डिपार्टमेंट में जाएगा? क्योंकि आपके जेहन में तो ये है ना, फॉर एग्जाम्पल ये 7-5 लोग बैठे हुए हैं 5 डिपार्टमेंट्स के। नहीं सर, डिपार्टमेंट्स इतने इतने बड़े होते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और ख़ास तौर पे जब का ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो फिर तो मार्केटिंग करने वाला बंदा दूसरे मुल्क बैठा हुआ है, दूसरे शहर बैठा हुआ है।
या विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से फासला काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे लोग जो हैं वो बंदा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एक एक डिपार्टमेंट वाले के पास जाएगा कि भाई माल आ रहा है इंशाल्लाह मैं भी बात कर रहा हूँ? सर ऐसा नहीं होता। ये असल में क्या हो रहा है सर, ये सारा ऑनलाइन चल रहा है, ये सारा ऑनलाइन चल रहा है। आप ऑनलाइन इसको मैनेज कर रहे हैं सर जी। यहां पर रिस्क ये आ जाता है कि सप्लाई चेन में किसी पॉइंट पर कोई खराबी हो जाए। रेलवे का निजाम खराब है, आप किसी दूसरे रूट के जरिए मंगवा लें सामान। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, सामान आ गया, आप इसकी स्टोर में आए, क्वालिटी चेक हो, क्वालिटी चेक होने के बाद प्रोडक्शन में जाए, प्रोडक्शन में उसकी प्रोडक्शन हो, उसके बाद माल कस्टमर को डिलीवर किया जाए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये पूरा एक लाइन है, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। क्या सप्लाई चेन की बात समझ आई है? मेरी कोशिश है एक बार ऐसी स्टोरी बना दूं आपके दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा यार ये तो सब कुछ, ये जब भी आना है। मैं अब आपको अंदाजा हो रहा है कि मैंने पहले दिन इतनी लंबियां स्टोरियां क्यों सुनाई थी, क्योंकि मुझे पता था यार इन्होंने बार बार मुड़ मुड़ के आना है। अब मैं रैंसमवेयर आज इशारा किया है, नहीं तो मैं रोज पढ़ा रहा होता और रोज वो लाइनें पढ़ के आपको कुछ भी ना समझ आ रही होती। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी आगे चलते हैं। प्रोसेस एफिशिएंसीज। सर जी कोई भी मसला आ जाता है, प्रोसेस ठीक नहीं है, डिलेज एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाते हैं अगर प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाए। एक काम अगर एक बंदा कर सकता है उसको 3 लोग कर रहे हैं, प्रोसेस इनएफिशिएंसी है, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और आप काम भी सही से नहीं हो पाएगा, डिलेज भी आएंगे। सर ये एक बहुत बड़ा रिस्क क्या है? कंप्लायंस रिस्क। ये तो हमने बड़ी बार बात की, फिर दोबारा कहता हूँ। अब मेरी स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है आपका कैच करना भी थोड़ा इंप्रूव हो गया। ऐसा ही है सर। आज जब मैं कहता हूँ यार आप सोचो, आपको काम कर रहे हो, आपने डाटा डिलीट कर दिया जो असल में 6 साल के लिए आपके पास होना चाहिए था और आपने 3 साल बाद डिलीट किया, तो क्या रिस्क है? सर जी आपको अदालत में पेशी देनी पड़ जाएगी, आपके इदारे की रिप्यूट मुतासिर हो जाएगी, कस्टमर का कॉन्फिडेंस चला जाएगा, पेनल्टी, फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ जाएगा। यह मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये सारे कंप्लायंस के रिस्क हैं। सर जी रेगुलेटरी वायलेशन हो गई, सर एट टाइम तो आपका जुर्म ज्यादा बड़ा हो तो फिर आपका इदारा बंद भी करना पड़ जाएगा सर। फिर उसके बाद लीगल पेनल्टीज हो गई। उसने कई बार हैफ्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हैफ्टी का मतलब होता है हैवी, बड़ा फाइन हो जाए। और सर समझ आ रहा है? ये होता है जनाब कंप्लायंस रिस्क में रेगुलेटरी वायलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन की वायलेशन करना। याद रखना एक कॉन्सेप्ट होता है, लॉ में पढ़ा था मैंने, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सुना हुआ है कभी? सर आप कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था। तो क्या आपकी बचत हो जाएगी? सर नहीं होगी। अगर आप जा रहे हो, आपने हेलमेट ना पहनो, आपको सार्जेंट रोक ले, वो कहे भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, कि मुझे पता ही नहीं हेलमेट पहनते, तो वो कहेगा चलो कोई बात नहीं जाओ, या वो कहेगा लाइसेंस दिखाओ, वो कहेगा ना लाइसेंस दिखाओ, तो सर अब तो उसे पक्का कंफर्म हो गया कि ये इसका चलान करना ही करना। मेरी वो तो आपके तल्ले लेने की एबिलिटी इतनी आउट क्लास है कि वो कहता है अच्छा यार तू मेरे तो भी ज़्यादा मजबूर है। और सर समझ आ रहा है? तो असल में लॉज एंड रेगुलेशंस में भी आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना बड़ा जरूरी है। डाटा गवर्नेंस चैप्टर नंबर 2 में भी और रिस्क में हर चैप्टर में भी उसने ये बात लिखी है कि भैया ये जो बंदा आप किस हिसाब के मैनेजर हैं, आपने क्या रिस्क मैनेज किया हुआ है, आपको ये नहीं पता लॉज एंड रेगुलेशन क्या है और कौन सा काम करेंगे और कौन सा लॉज एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना है, और अगर लॉज एंड रेगुलेशन के मुताबिक ना चला तो क्या नुकसान होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई जहां भी मैनेजमेंट की बात आएगी, डाटा गवर्नेंस में भी जब मैनेजमेंट की बात आती है, डाटा को हैंडल करने की बात आती है, तो वहां पर वो कहता है भाईजान क्या जरूरी है, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस जरूरी है। सर जी आगे चलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है सर आपके पैसे का रिस्क, के पैसे जाया हो जाएंगे या नुकसान हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? कोई बंदा आप पेमेंट करते हैं और कोई बंदा फ्रॉड कर लेता है।
आप पेमेंट करते हैं सर जी, जब आप जैज़ कैश के ज़रिए, कितनी ज़्यादा फ्रॉड इस तरह से हो रहे हैं कि आप जैज़ कैश किया, वो बंदा कोई और था, वो नंबर कोई और था। सर जी आप सोचें, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हुए जो ये क्रेडिट कार्ड नंबर दे देते हैं। अभी ब्लू टिक की बात हो रही थी, मुझे व्हाट्सएप आया हुआ था, मैसेज आया हुआ था मेरे उस पर कि आप ब्लू टिक कराएं, पता नहीं कब 200 रुपये पर मंथ पे ब्लू टिक हो जाता है आपका मेटा का अकाउंट। तो उस पर मेरे एसोसिएट ने मुझे कहा सर जी एक बात है, आपके अकाउंट में बड़े ज़्यादा पैसे पड़े हैं, किसी अकाउंट में 1000-1500 रखवा के ना वो वाला अकाउंट फेसबुक से कनेक्ट करना। समझे कि नहीं समझे? क्यों सर? फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है सर, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। गर्चे ये लोग रिलायबल समझे जाते हैं, बट देयर इज स्टिल अ रिस्क। सर जी रिस्क लाइक थेफ्ट, पेमेंट फ्रॉड, इनसाइड ट्रेडिंग। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या है? मार्केट वॉलेटिलिटी। अब जरा इसको समझना, ये बड़ी डिफरेंट एकदम आउट ऑफ द बॉक्स बात करने लगा हूं। सर जी फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं, मार्केट का रिस्क। सर जी शेयर्स की कीमत एकदम ऊपर एकदम नीचे, एकदम ऊपर एकदम नीचे। आपको शेयर की कीमत ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो कैसे पता चल रही है? टेक्नोलॉजी के जरिए। यार इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, जिसके जरिए आप खुद स्टॉक एक्सचेंज में तो नहीं बैठे हुए जाकर, आप तो यहां पर अपने घर में बैठे उस ऐप से सारा देख रहे हैं। और अगर वो ऐप ही इफेक्टिवली नहीं चल रही और जब वो शेयर की कीमत कम हुई है, आपने खरीदने की कोशिश की, आपको पता चला है मैं तो लेट हूं, अब तो दोबारा बढ़ गई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आजकल सोना चांदी का भी यही चल रहा है, देख रहे हैं ना सर। 5 लाख हो गया जी सर, चांदी कहां तक पहुंची है? जी सर, रोज का 1000 रुपया बढ़ है। 19 तारीख को 12,000 थी। अच्छा अब ये फ्लक्चुएशन है, ये सर इस बात को छोड़ दो, ये सोचोगे तो आपका दिमाग उधर चला जाएगा। सर इधर आ जाओ वापस कि यार 6,000 तो मेरे पास भी थे, मैं 6,000 डालता, आज 13 हो जाना था। जिसके पास 6 करोड़ पड़े हैं वो भी परेशान होगा ये नहीं। लो सर आगे चलते हैं। वो गेम ये है कि भाई फ्लक्चुएशन हो रही है बड़ी तेजी से। अब जब फ्लक्चुएशन तेजी से हो रही है तो उसमें अगला फैक्टर ये है कि फ्लक्चुएशन तेजी से हो रही है तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि वो भी उस तेजी को आपके पास इंफॉर्मेशन लेके, आपकी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो। अच्छा अगर वो फ्लक्चुएशन उसके मुताबिक आपकी टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो ये रिस्क है या नहीं सर? इस बात का, इसको कहते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी। चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स और कमोडिटी बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं और इसको आपको ये रिस्क है कि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो इसको उतनी तेजी के साथ ही प्रेजेंट भी करे। सर इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब है ओवरऑल रिसेशन और स्लो डाउन होने की वजह से डिमांड और प्रॉफिट्स जो हैं वो तेजी से रिड्यूस हो गए हैं। आईसीटी हेल्प फोरकास्ट इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज। लो सर अब आगे स्ट्रेटजी का रिस्क। सर ये एक बात समझिए, आप बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी को आपने इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकें। अच्छा अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं होगी तो आपका फैसला गलत हो जाएगा। फैसला गलत होने की वजह से आपको नुकसान होगा। दूसरी बात वो कहता है कि अगर आप, सर जी फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूं कि मैं पूरे एसबीआई में जो बोर्ड है, ये जो वाइट बोर्ड है, ये 3 गुना लंबा लगवाए तो कि यार अब मैं चाहता हूं पूरा वाइट बोर्ड हो, बच्चे इस तरह पूरा देखे, पूरा सवाल एक ही गो में देखे। तो क्या ये ठीक है या गलत है? सर ये फैसला गलत है। आज क्लासेस में ऑनलाइन बच्चा ज़्यादा है, फिजिकल बच्चा कम है, मुझे चाहिए मैं एलसीडी बड़ी लगवाऊं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपने गौर किया, हम लोगों ने एलसीडी पर पैसा लगाया, हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी हो, हमारे लाइव बच्चे सेटिस्फाइड रहे। पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये वाली चीज़ असल में क्या है,
टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस की बात है कि कंपनी दैट डू नॉट कीप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी वो कंपेटिटर से पीछे रह जाते हैं। हमारा सिर्फ इस क्या कहते हैं एलसीडी की वजह से डिस्प्ले वीडियो क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये हमारी स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहने की वजह से मैंने ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जिससे हम फ़ायदा उठा पा रहे हैं। कंपेटिटिव सर जी, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। जो लोग अभी भी बोर्ड पर चल रहे हैं उन लोगों के रिजल्ट में और इस वीडियो के रिजल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर जी। और पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? ये हो गया स्ट्रेटेजिक रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने कौन सी बातें की? कौन कौन से रिस्क हैं? साइबर सिक्योरिटी का रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये रिस्क मैनेजमेंट में बातें की और मज़े की बात है ज़्यादातर बातें रिपीट थी, ज़्यादातर बातें रिपीट थी। लो सर आगे आ जाएं। अब आईसीटी रिस्क कौन कौन सा रिस्क है? अगला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या है? आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है डेटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग के जरिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, और तीसरा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर्स। सर जी, रिस्क को आइडेंटिफाई करना हमारा दूसरा पार्ट है। सबसे पहले हमने आईसीटी से रिलेटेड रिस्क की बात की। इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि आप ये देखें किस तरह के रिस्क हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें, पोटेंशियल कौन कौन हमारे सिस्टम में कौन सी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये रिस्क आ सकते हैं। रिस्क पहला रिस्क कौन सा है, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? डेटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग के जरिए। सर आप कॉन्टिन्यूसली आईसीटी डाटा गैदर कर रहा है, कहाँ से? ट्रांजैक्शंस का डाटा है, नेटवर्क का डाटा है, आईओटी डिवाइसेस से, सोशल मीडिया से डाटा है। अब एआई और मशीन लर्निंग क्या करता है सर जी? आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, अनयूजुअल चीज़ हाईलाइट करता है। सर एआई का सबसे मेजर काम आपके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और अनयूजुअल चीज़ों को ट्रैक करना है। सर जी, चाहे वो पैटर्न्स हो चाहे वो बिहेवियर हो। अच्छा, इसके ज़रिए भी क्या हो पाएगा? रिस्क आइडेंटिफाई होगा, रिस्क आइडेंटिफाई होगा। एक बंदा उसकी तनख्वाह 80,000 रुपये, हर महीने 78,000 उसकी सैलरी में अकाउंट में आता है और वो ट्रांजैक्शन कर रहा होता है अगले महीने। तो जी एकदम क्या हुआ, उसके अकाउंट में 70 करोड़ रुपये आ गए। नाउ दिस इज अ रिस्क। आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता है इस चीज को कि यार दिस इज वेरी अनयूजुअल। एक बंदा जो 9 से 5 जॉब करता है हर रोज पिछले 3 साल में 9 से 5 टाइम इन टाइम आउट लग रहा है, एक दिन वो रात को 12 बजे आ जाता है, अलर्ट जनरेट होता है। भाई ये कुछ अनयूजुअल है। पॉइंट समझ आ रहा है सर? इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है डेटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग के जरिए। दूसरा आ गया रियल टाइम मॉनिटरिंग। सर रियल टाइम मॉनिटरिंग में ये वाला टूल है, मैंने आपसे 2 बार डिस्कस किया, SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। और आईडीएस क्या है? इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो लगा दिए जाते हैं जो फ्लैग कर देते हैं अनयूजुअल एक्टिविटी को और डाटा को एनालाइज करते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग। सर आपको पता है कैमरास लगे होते हैं, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। जब रात के वक्त सारे चले जाते हैं तो वो कैमरा एक्टिव होता है। जब कोई बंदा दरवाज़ा खोलता है फौरन लाइटें ऑन हो जाती हैं। जब कोई बंदा दरवाज़ा खोलता है सिस्टम लगा देते हैं फौरन लाइट्स ऑन हो जाए। अच्छा, अब ये क्या है? जैसे ही कोई इंट्रूडर आया तो वो उसने लाइट्स ऑन कर दी फॉर एग्जांपल, या जैसे ही किसी बंदे ने बगैर थंब इंप्रेशन के दरवाज़ा खोला तो उसने लाइट्स ऑन कर दी, अलर्ट जनरेट हो गया।
आपने कोई एंट्री की और वो एंट्री रेगुलर नहीं थी, अनयूजुअल थी, वो सिस्टम उसको फ्लैग कर देता है कि ये कुछ अनयूजुअल है। पॉइंट समझ आ रहा है सर? इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम, और मैंने इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम को पढ़ाने के लिए ये भी बताया था कि सर एक गाड़ी है, उसकी चाबी है, हर वक्त वही चाबी लगाते हैं, गाड़ी खुल जाती। अगर कोई अनयूजुअल चाबी से वो गाड़ी लगाने की कोशिश कर रहा है तो एकदम गाड़ी क्या करती है, अलर्ट सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर जिससे वो अलार्म बोलता है कि भाई ये कुछ अनयूजुअल हो रहा है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बुनियादी तौर पे वो सिस्टम क्या होता है, इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम होता है। सर इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही, कोई बंदा जिसको आपने लॉगिन आईडी नहीं दिया हुआ और वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे मुख्तलिफ लॉगिन लगाकर पासवर्ड लगा के देख रहा है कि मुझे कहीं से एक्सेस मिल जाए, तो ये क्या है, इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम है, उस बंदे को एक्सेस नहीं मिलती। अगर आप एटीएम कार्ड लेके जाते हैं एटीएम मशीन पर, आप एक बार पासवर्ड डालते हैं, दूसरी बार पासवर्ड डालते हैं, तीसरी बार पासवर्ड डालते हैं, वो आपका कार्ड ही अंदर रख लेता है, कार्ड ही बाहर नहीं निकालता और आइडेंटिफाई करता है कि देयर वाज सम इंट्रूडर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने आपको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हैं इंट्रूडर को बताने की, और मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि पाकिस्तान में मेरा अकाउंट ऑपरेट होता है, मैं अगर इराक जाके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता हूँ तो वो क्या करता है, वो अलर्ट दे देता है कि भाई ये तो कोई और बंदा लग रहा है, ये वो बंदा ही नहीं है, तो लोकेशन ही हट के है, अनयूजुअल लोकेशन है ना सर। ये 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वहां पर था। ये सारी चीजें इंट्रूजर डिटेक्शन है। और बुनियादी तौर पे रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है उसी मौके पर ही उसको मॉनिटर कर रहा है, यानी एक्चुअल में उसी वक्त ही मॉनिटरिंग हो रही है जिस वक्त ये एक्टिविटी हो रही है। फिर तीसरे नंबर पे आ गया प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। सर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब है बेस्ड ऑन द डाटा आप प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना, दिस इज प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। और इसके बाद आ गया ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर। सर जी ये ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर जो है ना वो वीकनेसेस को डिटेक्ट करते हैं आईटी सिस्टम में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिफोर दे आर एक्सप्लॉइटेड। सर जी वल्नरेबिलिटी स्कैनर और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कॉन्टिन्यूसली चेक फॉर। सर जी वल्नरेबिलिटी स्कैनर सर जी एक टूल है जिसका काम ही ये है कि पूरे सिस्टम में चेक करना कहाँ कहाँ पर सिस्टम में कमजोरी है। सर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है और हिसाब लगाता है कहाँ कहाँ पर सिस्टम में वीकनेस है। सर ये चेक करते हैं। सर जी अगला आ गया अनपैच सॉफ्टवेयर में कहाँ कहाँ कमी है, सिक्योरिटी गैप्स कहाँ कहाँ हैं और कहाँ पर मिसकॉन्फ़िगरेशंस है, इसको क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर में ये 4 चीजें। स्कैनर सिमुलेट अटैक, सिमुलेट का क्या मतलब बताया था, कॉपी करना, नकल करना। सर जी नकल करता है वो टू अनकवर फ्लॉज एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू फिक्स देम। सर जी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि स्कैनर क्या करता है, नकल कर देता है, वो एक आर्टिफिशियल अटैकर बन के सिस्टम पर अटैक करता है और देखता है कि जनाब आप उसको ठीक कर रहे हैं, यहाँ आपका सिस्टम का सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, आपके सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी किस तरह से काम कर रही है। बुनियादी तौर पे उसको टेस्ट करने के लिए आप खुद ही अपने सिस्टम में अटैक करवाते हैं। यस, तो उसको कहते हैं सिमुलेट अटैक। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट में कितनी बातें थी, 4। पहले डाटा को एनालाइज करें और मॉनिटर करें टूल को, और मॉनिटरिंग टूल। दूसरे नंबर पे क्या है सर जी, आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग है जिसमें आईडीएस और सीम है। तीसरे नंबर पे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है जिसमें फ्यूचर रिस्क को फोरकास्ट किया जाता है। और चौथे नंबर पे ऑटोमेटेड रिस्क स्कैनर है जिसमें आप वल्नरेबिलिटी को स्कैन करते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनर वल्नरेबिलिटी को स्कैन करता है, पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एक आर्टिफिशियल अटैक कर रहा होता है, आर्टिफिशियली पेनिट्रेट करने की कोशिश बन रहा होता है, चोर बन के वो सॉफ्टवेयर के अंदर आने की कोशिश करता है कि क्या वो अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। सर इसके लिए हमें सिक्योरिटी गैप देखते हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन जो है वो अनपैच सॉफ्टवेयर
ये सारी बातें आपके साथ हो गई सर जी। अब दूसरा स्टेप भी हो गया। पहला स्टेप क्या था, कौन कौन से रिस्क हैं। दूसरा स्टेप क्या था, रिस्क को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तीसरा स्टेप क्या है, रिस्क को रिपोर्ट करना। सर जी ये दोनों बातें तो आपने पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन रिपोर्टिंग वाली बात पहले नहीं है। सर जी घूम फिर के डैशबोर्ड एंड विजुअलाइजेशन टूल। सर जी आपके सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम और आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन टूल्स बेसिकली बताते हैं। ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं रिस्क डाटा इन एन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। सर जी जिस तरह आपका डैशबोर्ड है उसमें गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, गाड़ी में सामने डैशबोर्ड है, कहीं पर पानी कम है, कहीं पर तेल कम है, कहीं पर ओवर स्पीडिंग है, तो वो सामने अलर्ट दे देता है डैशबोर्ड पे, यस और नो। बिल्कुल इसी तरह ही सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड होता है। सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड से मुराद है कि जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो जो स्क्रीन आपके सामने आती है वो उसका डैशबोर्ड होता है। सर जी वहां पर आइडेंटिफाई, वहां पर बता दिया जाता है कि कौन से रिस्क हैं और विजुअलाइजेशन टूल्स के जरिए बताया जाता है। कितने लोगों ने सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश की पिछले 24 घंटे में, ये देखा जाता है। कितने लोगों ने अनयूजुअल टाइम पर लॉगिन किया है पिछले 24 घंटों में, इसको हाईलाइट करते हैं। कितने लोगों ने 3 से ज्यादा बार पासवर्ड गलत डाला है लॉगिन करते हुए, इनको देखा जाता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर। बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको सिस्टम के डैशबोर्ड पर प्रेजेंट करना। सर जी ये विजुअलाइजेशन टूल का मतलब है इस तरह से डायग्राम बनाकर भी प्रेजेंट किया जा सकता है। रियल टाइम डैशबोर्ड्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सिस्टम and show risk information on one screen using charts, graph and heat maps. Real time dashboard जो है वो कलेक्ट करता है डाटा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सिस्टम और शो करता है रिस्क इंफॉर्मेशन ऑन वन स्क्रीन यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स एंड हीट मैप्स. फॉर एग्जाम्पल, a cyber security dashboard displays the number of phishing attempts, सिस्टम vulnerabilities एंड रिजॉल्व. सर कितने फिशिंग अटेम्प्ट्स कितनी हुई हैं, साइबर सिक्योरिटी का डैशबोर्ड क्या करेगा, ये चीजें बताएगा. ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम. सर जी ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब है कि सर सिस्टम के अंदर बिल्ट इन फंक्शन डाल दिया है कि जब भी कोई रिस्क रिलेटेड मैटर हो तो फौरी रेगुलेटर और मैनेजर को ईमेल की जाए या उन्हें सेंड किया जाए या उन्हें एक अलर्ट दे दिया जाए. इसको कहते हैं ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम. इससे जैसे ही कोई जो है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का अटैक हुआ है या कोई इंट्रूडर आया है तो ऑटोमेटिकली सारा इंफॉर्मेशन किसके पास चल जाएगी, रेलेवेंट मैनेजर और रेगुलेटर के पास चल जाएगी, जो इंश्योर करेंगे कि इसको फौरी तौर पे इसको रेक्टिफाई किया जाए. जब आप सिस्टम को ऑटोमेट कर देंगे ना तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया ये वाली बात उस तक पहुंचनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, जिससे टाइम भी बच जाता है, मैनुअल वर्क भी रिड्यूस हो जाता है. अच्छा जी तीसरे नंबर पे एक बात है, सेंट्रलाइज्ड रिस्क रिपोर्ट. रिपोजिटरीज, रिपोजिटरी कहते हैं वो जगह जहां पर सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है. एक वो वाली, यार हमारे घर में ना एक बड़ी बाल्टी होती है जिसमें सारे बर्तन रखे होते हैं, फिर उसके बाद बर्तनों को इकट्ठे करके लहदा रखते हैं, लेकिन जो बड़ी बाल्टी जहां पर सारे बर्तन धोकर रख रहे होते हैं ना, वो रिपोजिटरी होती है. अच्छा अब मेरी बात सुनना, वो कहता है रिपोजिटरी सेंट्रल बना दो, रिस्क से रिलेटेड सारी बातें एक जगह पर आए. अच्छा सेल्स से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है. सर जी प्रोक्योरमेंट का रिस्क है, एचआर का रिस्क है, मार्केटिंग का रिस्क है, ये सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं ना भैया. वो कहता है जो जो रिस्क हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है सारे एक जगह पर रिपोर्ट हो, कि यहाँ पर एक प्लेस है जहाँ पर बताया जाए कि ये सेंट्रलाइज्ड रिस्क रिपोजिटरी सारी तरह की इंफॉर्मेशन एक प्लेस पर रिस्क से रिलेटेड जमा करता है. सर जी
दिस एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इजी फॉर ऑल टीम्स। सर जी उसके बाद आ गया रेगुलेटरी कंप्लायंस टूल। सर जी अगर आपने रिपोर्टिंग जो करनी है उसमें अगला पॉइंट ये है कि लॉज एंड रेगुलेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको आपने फॉलो करना है। सर जी यहाँ पर ना एक वो कहता है आईसीटी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय ऑटोमेटिकली कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कंप्लायंस डाटा। सर जी आप सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात करता हूँ, आप लोग बैंक में जाते हैं 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो तो वो कहता है कि शनाख्ती कार्ड लेके आओ कैश निकलवाना, ऐसा होता है या नहीं होता? सर जी ये लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपने सिस्टम में एंट्री, अगर बैंक वाले बंदे ने सिस्टम में एंट्री कर ली और शनाख्ती कार्ड को अटैच नहीं किया तो एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा, भाई क्या कर रहे हैं, ये तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती। पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये बुनियादी तौर पर लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस है और उससे क्या होता है, आप मैनुअल वर्क और एरर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कंप्लायंस सिस्टम ट्रैक रेगुलेटरी चेंजेस, prepare required reports automatically and maintain audit trail to prove compliance. Bank use compliance software to automatically generate and submit regulatory report to authorities. सर जी रिस्क मैनेजमेंट में उसने क्या बातें कही? डैशबोर्ड एंड विजुअलाइजेशन। दूसरी क्या बात कही? ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसमें आप कहते हैं रिस्क रिपोर्ट करेंगे विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन या विदाउट मैनुअल, कोई बंदा नहीं है, ऑटो पे रिपोर्ट होगा। सर स्टेक होल्डर को, एग्जीक्यूटिव को, ऑडिट कमेटी को, रेगुलेटर्स को। तीसरे नंबर पे आ गया कैटेगराइज्ड रिस्क रिपोजिटरीज और यहाँ पर हर तरह के रिस्क जो हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट होंगे। और चौथे नंबर पे रिपोर्ट क्या है? लॉज एंड रेगुलेशन की जो कंप्लायंस है, फॉर एग्जांपल जो बैंक की कंप्लायंस है वो भी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ही ऐसा होता है कि लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस की जाए। सर जी दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। मैंने सबसे पहले बताया रिस्क किस किस तरह के हैं, फिर दूसरे नंबर पे बताया रिस्क को पहचानना किस तरह है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर तीसरी बार क्या बताया, रिस्क को रिपोर्ट कैसे करना है। अच्छा जी चौथे नंबर पे आ गया रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। ऐसे सारी बातें मोर और लेस वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन की बात करें तो सबसे पहले आ गया रिस्क मिटिगेशन टूल। व्हाट इज मिटिगेशन? मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना या कम करना। सर जी इसमें वो कहता है आईसीटी का क्या रोल? वो कहता है आईसीटी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ टूल फॉर मिटिगेटिंग रिस्क सच एज, आपने रिस्क को मिटिगेट करना है, आप क्या क्या काम करें? वो कहता है आप इंक्रिप्शन कर लें, वो कहता है आप फायरवॉल यूज़ करें, वो कहता है आप इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यूज़ करें। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तो सुना था, ये इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या है? सर अजनबी नू अंदर ही ना आन दो, अजनबी जब अंदर आ जाए तो अलर्ट जनरेट करना एक तरफ है, एक है कि अजनबी अंदर ही ना आए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। सर जी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ये सारे टूल्स हैं जो कि आईसीटी प्रोवाइड करता है ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जाए। फायरवॉल आपको पहले ही पता है, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम भी पता है और एनक्रिप्शन भी पता है। ज़रा आगे चलते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। सर जी ये अगला पॉइंट है। यार ज़रूरी नहीं है, एक होता है डिज़ास्टर और एक होता है इंसिडेंट, एक होता है डिसरप्शन। इन तीनों में क्या फ़र्क है? डिसरप्शन का मतलब है कि काम रुक गया, डिजास्टर का मतलब है कि कोई बड़ा ही मसला पै गया, बड़ा मसला हुआ है। इंसिडेंट का मतलब है कि कोई छोटा मसला हुआ है। असल में जरूरी नहीं है कि इंसिडेंट्स की वजह से तबाही आ जाए। इंसिडेंट का मतलब है कोई भी वाकया पेश आया। सर जी जब कोई वाकया पेश आया ना तो वहां पर जो मेन काम बनता है ना वो बनता है उससे चौकस होना, उससे अलर्ट होना। जब कोई वाकया पेश आ गया तो उससे आपने क्या हो जाना है, उससे आपने अलर्ट हो जाना है और मेक श्योर करना है कि आप अपने सिस्टम को अपडेट कर दें
और एक्टिव कर दें कि भाई इस तरह का कोई वाकया दोबारा हो तो सिस्टम अलर्ट हो जाए और सिस्टम उसको हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। सर जी, रोल ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि वो क्विकली पोटेंशियल रिस्क और इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करे थ्रू प्री डिफाइंड रूल्स एंड ऑटोमेशन। अच्छा जी, फिर ये आपको बात बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर। सर जी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर अगला पॉइंट है। इसमें वो क्या बात कर रहे हैं? सर आपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, आपने बिजनेस को चलता रखना है। आपके किसी आईसीटी की किसी वजह से बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए, पोर्टल अनअवेलेबल नहीं होना चाहिए, ये आपका चलता रहे। और आईसीटी इसमें अपना रोल प्ले करती है। वो कैसे करती है? बैकअप सिस्टम तैयार हो जाते हैं, बैकअप सिस्टम रेडी होते हैं, रिडंडेंट नेटवर्क होते हैं, क्लाउड स्टोरेज होता है टू सेफगार्ड क्रिटिकल डाटा एंड प्रोसेसेस। सर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बच्चे मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी सामने बैठे हुए हैं। अभी अगर एकदम इंटरनेट चला जाए तो मैं क्या करूंगा? मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन करके ये वाली क्लास पढ़ा दूंगा। ये क्या है सर? ये मेरा बैकअप है। किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए? बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए, ये जो डिजास्टर रिकवरी है, इसका मतलब है कि कोई बड़ा मसला हो गया है, कोई सिस्टम को आग लग गई, कोई आंधी, कोई तूफान, उसको कैसे हैंडल करना है, वो डिजास्टर रिकवरी है। सर जी, डिजास्टर रिकवरी एक चीज होती है, आपके सिलेबस में वो नहीं है। बाज़ औक़ात ने एग्रीमेंट्स किए होते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ कि यार अगर हमारे जगह पर कोई मसला हो गया तो हम वो क्लासेस आपकी जगह पर कर लेंगे, और आपकी जगह पर कोई मसला हो गया तो आप क्लासेस हमारी जगह पर कर लेंगे। मेरा पॉइंट समझ आया? ये एग्रीमेंट्स होते हैं। खैर वो हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग में वो लाजमी आते हैं कि बिजनेस हमारा कॉन्टिन्यू रहे। सर जी, उसके बाद आगे चलते हैं, ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम। सर जी, रिस्क को कंट्रोल करना ऑटोमेटेड होना चाहिए। सेल्फ हीलिंग क्या चीज होती है? खुद ब खुद ठीक होना। अच्छा, कुछ छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में खुद ब खुद ठीक हो रहे थे, उसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम सच एज सेल्फ हीलिंग नेटवर्क, intelligent threat detection, enhance the ability of organization to manage risk proactively. These systems detect, prevent and respond to risk without manual intervention. सर जी, सेल्फ हीलिंग नेटवर्क क्या करते हैं? ऑटोमेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ सेल्फ हीलिंग की, आपको समझ आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि आप गूगल मैप से कभी लोकेशन लगाएं तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि दरमियान में एक रेड लाइन आ रही होती है, और अगर इसका ऑरेंज जो लाइन होती है आमतौर पे ब्लू होती है ना रोड, अगर ऑरेंज है तो इसका मतलब है इसमें थोड़ा रश है, स्लो चलेगी गाड़ी, और अगर रेड है तो इसका क्या मतलब है? ब्लॉक है, ट्रैफिक ब्लॉक है। अच्छा, जब आप इसको कहते हैं ना कि यार मैंने फास्टेस्ट रूट लेना है, तो वो इसको चुनती ही नहीं है, वो सर आपको कोई दूसरा लंबा रास्ता बता देगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बुनियादी तौर पे ये आपने सेल्फ हीलिंग का मतलब है वो ऑटोमेटिकली अपनी ट्रैफिक जो है उसे रीरूट कर देती है अगर दरमियान में कुछ सिस्टम फॉल्टी हो। अच्छा, आपको एक बात बताऊं सर जी, आपके नेटवर्क में फॉर एग्जांपल 6 कंप्यूटर थे और एक कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इस कंप्यूटर को डिटैच कर देता है नेटवर्क से, और ये बाकी 5 नेटवर्क में रहते हैं। सर ये क्या चीज़ है? ये भी बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं, आप सिस्टम को अलहदा कर रहे हैं बाकी नेटवर्क से, कि ऐसा ना हो कि ये इसका जो वायरस है ये पूरे नेटवर्क में आ जाए। तो सर समझ रहे हैं? सर जी, रिस्क मैनेजमेंट में चौथी बात क्या थी? मिटिगेशन के लिए पहला काम रिस्क मिटिगेशन टूल है एनक्रिप्शन, फायरवॉल और इंट्रूजन प्रिवेंशन।
दूसरे नंबर पे क्या था, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। आपके प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं किस तरह से आइसोलेट करना है थ्रेट को, अफेक्टेड सिस्टम को शट डाउन करना है, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को नोटिफाई करना है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में बैकअप सिस्टम, रिडंडेंट नेटवर्क और क्लाउड स्टोरेज है। सर जी आपने क्या किया हुआ है, आपने सब कुछ जी ड्राइव पर भी सेव किया हुआ है। ये मेरा सिस्टम, ये मेरा मोबाइल जब चोरी हुआ है आपको सारी स्टोरी सुनाई है। अल्टीमेटली मैंने वो सारा कुछ फौरी तौर पे कैसे जो है वो सब कुछ नॉर्मलाइज कर लिया, रिकवर कर लिया। सजी सारा डाटा क्लाउड पर था, मसला नहीं हुआ। चौथे नंबर पे आ गया ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम, जिसका मतलब है सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, और इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन है। सर इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन ये होता है कि थ्रेट के जो पैटर्न होते हैं ना उसको सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है और उस बेस पर उसको सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है और उस बेस पर उसको जो है ना वो नेटवर्क के साथ जुड़ने नहीं देता या नेटवर्क को अटैक नहीं करने देता। उसको कहते हैं इंटेलिजेंट थ्रेट सिस्टम। बेसिकली ये एआई की मदद से होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने कहा कि यार कोई बंदा गाना लेके आ जाए, किसी बंदे ने मुंह लपेटा हो तो आपने अंदर नहीं आने देना। एक बंदा है जिसकी इतनी लंबी मूछें हैं और वो जनाब आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड को हमने मना नहीं किया था, हमने तो सिर्फ कहा था जिसने मूल बेटा उसको नहीं आने देना। अच्छा लेकिन उसने अपनी अक्ल से सोचा कि ये इसने सारे अपनी कमीज के बटन भी खोले हुए हैं और ये इस तरह से आ रहा है तो ये तो भाई अंदर जाके खराबी ना कर दे, उसने इसको रोक लिया। गर्चे हमने उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया था, ये उसने इंटेलिजेंस दिखाई है। यस और नो सर? इसी तरह आपका इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन है सर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी करता है, प्रिवेंट भी करता है और रिस्पॉन्ड भी करता है। सर जी उसके बाद आ गई बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस में आईसीटी के बारे में वो कहता है आप अगर अपने रिस्क मैनेजमेंट में आईसीटी को इन्वॉल्व करें तो वो कैसे काम करेगा। सबसे पहला है अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज रिस्क बिफोर दे अकर, नॉट आफ्टर इट, नॉट आफ्टर इट हैपन्स। इसका क्या मतलब है सर जी? जो सिक्योरिटी है वो आफ्टर थॉट नहीं है, ये पहले प्लानिंग में शामिल होनी चाहिए। वो कहता है भैया प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव मैंने कल आपको थप्पड़ वाली बात बताई है। प्रोएक्टिव का मतलब है रादर के आप वेट करेंगे कोई बंदा आपके सिस्टम को अटैक करके खराबी करे, आपको प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए कि जब भी कोई सिस्टम आए, कोई अटैकर अटैक करे तो आप उस अटैकर को पेनिट्रेट ना करने दें सिस्टम। पॉइंट समझ आ रहा है? उसको रोक दें। सर दिस इज प्रोएक्टिव। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में बड़ा काम आता है। वो करता असल में यह कि वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है कि आपके सिस्टम में फलां फलां कमजोरी है, फलां फलां वर्नरेबिलिटी है जिस वजह से फलां तरह का अटैक हो सकता है। सो यू शुड बी मेक श्योर कि वो अटैक ना हो। लोगों को ट्रेन करें और प्रिडिक्टिव एनालिसिस है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसके अलावा सिनेरियो प्लानिंग की जा सकती है। सिनेरियो प्लानिंग का क्या मतलब है? आप खुद सोचें किस किस तरीके से सिस्टम पे अटैक हो सकता है, वो देखा जा सकता है। और एआई टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है कि एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम आ जाए टू अलर्ट सिस्टम बिफोर द प्रॉब्लम अकर। दूसरे नंबर पे आ गया इंश्योर डाटा एक्यूरेसी एंड। आपने डाटा की एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है तो भाई सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप अनऑथराइज एक्सेस जो है ना वो नहीं किसी को देंगे। अच्छा इसके लिए आप आईसीटी सिस्टम की कैसे हेल्प लेते हैं? सर आईसीटी सिस्टम यूज करता है डाटा वैलिडेशन। सर जी पता है डाटा वैलिडेशन क्या होते हैं? हाँ अब ये वाले भाई ने डाटा वाली वर्कशॉप ली हुई इसलिए हमें पता है डाटा वैलिडेशंस क्या होते हैं। सर जी आप सब ने कहीं ना कहीं पासवर्ड तो लगाया ही होगा। जब भी आप पासवर्ड सेट करने लगते हैं ना तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। मेरा एक दोस्त है
मैं उसका रिटर्न फाइल कर रहा था, तो मैंने, उसका नाम नबील है, तो मैंने नबील का पासवर्ड रखा। तो उसने कहा ये पासवर्ड करेक्ट नहीं है, कम से कम 8 डिजिट हो। मैंने नबील मेहदी रख दिया। मैंने कहा शुक्र है अब 8 पूरे हो गए। कहता है ये करेक्ट नहीं है, कुछ कम से कम कुछ कैपिटल भी होना चाहिए। मैंने फिर एन को बड़ा किया, नबील मेहदी रखा। वो कहता है भाई ये भी ठीक नहीं है, कुछ नंबर भी होना चाहिए। मैंने कहा जी नबील मेहदी 1 2 3। उसने फिर गलत कर दिया। कहता है भाई कोई स्पेशल कैरेक्टर तो है नहीं। तो फिर मैंने कहा नबील मेहदी @1 2 3। फिर जाके उसने एक्सेप्ट किया। ये जो सारे 1 बाय 1 वो रिजेक्ट करता था। क्यों करता था पता है? डेटा वैलिडेशन चेक्स की वजह से। वो स्टोरी समझ आई है? डेटा वैलिडेशन क्या होता है सर? ये होता है डेटा वैलिडेशन। आईसीटी सिस्टम यूज डेटा वैलिडेशन, क्वालिटी चेक एंड ऑडिट ट्रेल टू एंश्योर डेटा एक्यूरेसी। ऑडिट ट्रेल का क्या मतलब है? कौन सी फाइल थी, उसके बाद इस फाइल में तब्दीली आई तो किसने की, कब की, किससे पूछ के की। उसके बाद जो अगली फाइल आई, अगली फाइल अपडेट हुई, किसने की, कब की और किससे पूछ के की। या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी सिस्टम में जहां जहां तब्दीली आई है उसके पूरे सबूत और शवाहिद मौजूद होने चाहिए। मैंने ऑडिट ट्रेल को पढ़ाते हुए शायद पहले भी एक एग्जांपल दी है कि भाई ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कि बैक एंड पूरा बताया जाए, ऑडिट ट्रेल मौजूद हो। मैंने 4 करोड़ का घर लिया है, मुझसे टैक्स वाले कहते हैं भी क्या ऑडिट ट्रेल है, क्या सबूत है, पैसा किधर से आया। यार मेरा पॉइंट समझ आया? मैं इनको अपनी एम्प्लॉयमेंट का वो दिखाता हूँ और अपना एग्रीमेंट दिखाता हूँ और मैं अपना पिछली 4 साल की स्टेटमेंट दिखाता हूँ, कहता हूँ यहाँ से है, तो कहते हैं ठीक। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर कोई बंदा मुझसे बाहर फ्लैट्स लेके बैठा हुआ है और उसके पास कोई सबूत ही नहीं है कि फ्लैट कहाँ से पैसे आए, फ्लैट खरीदा, इसका मतलब है कि उसके पास ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं है। सर डाटा एक्यूरेसी को इंश्योर करना है, डाटा गवर्नेंस की पॉलिसी को इंश्योर करना है। ब्लॉकचेन के जरिए भी डाटा को सिक्योर और टेम्पर प्रूफ किया जाता है। ब्लॉकचेन के जरिए भी चैप्टर नंबर 12 में ब्लॉकचेन की बात होनी है। फिनटेक एंड ब्लॉकचेन एंड फिनटेक के नाम से आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। इंशाल्लाह वहां पर ये बताएंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी इनटू रिस्क मैनेजमेंट। सर जी ये हमारा अगला पॉइंट था। सर जी फोस्टर कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम का मतलब है सर जी ये जो पूरा सिस्टम है ये अलहदा थोड़ी है, ये तो सब लोग उसी सिस्टम को यूज कर रहे हैं और सिस्टम से रिलेटेड रिस्क जो है वो भी सब लोग देख रहे होते हैं। तो ना बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम को क्या करना पड़ता है, कोलैबोरेट करना पड़ता है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को, ताकि बेहतर कम्युनिकेशन हो सके और बेहतर टीम वर्क हो सके, जिससे रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इसके लिए आईसीटी क्या है, ये टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए कोलैबोरेशन की जा सकती है। जैसे कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म के नाम से एक टूल है और एक क्लाउड सिस्टम होता है। ये इनके ज़रिए आप क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि आप रिस्क को मैनेज कर सकें। सर जी उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम, सर बुनियादी तौर पे तो हम ये चाहते हैं कि कोलैबोरेशन हो, लोग मिलकर बैठें और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, कहाँ कहाँ पर रिस्क है और उसको कैसे सॉल्व करना है, सॉर्ट करना है। फिर उसके बाद है सिस्टम विद रियल टाइम अपडेट्स एंड वर्जन कंट्रोल सो दैट ऑल टीम एक्सेस द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। अच्छा एक अगली बड़ी अहम बात यह है कि सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास
सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होता है, लेकिन हमारी टीम, कोई दूसरी टीम जो है वो पुराना ही सॉफ्टवेयर यूज करती है कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी वो अपडेट इंस्टॉल ही नहीं करते। यार हो जाता है ना मोबाइल पे भी, वो पूछता है भाई अपडेट इंस्टॉल करनी है, इस पे व्हाट्सएप पर आया होता है अपडेट इंस्टॉल करनी है। यार ऐसा होता है ना। अच्छा, एक बंदा जिसको जो कम्युनिकेशन में ही नहीं है, कोलैबोरेशन में ही नहीं है, टीम वर्क नहीं हो रहा, वहां पर फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो कहता है आप कोलैबोरेशन को इंश्योर करें जिससे अपडेटेड सॉफ्टवेयर को यूज किया जाए। रेगुलरली अपडेट एंड टेस्ट टीम सिस्टम। सर जी, आपने टीम सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना है, रेगुलरली अपडेट एंड टेस्ट। सर जी, आपका जो सिस्टम है उसको कॉन्टिन्यूसली आपने अपडेट करना है, सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करना है। सर जी, सिस्टम में बग्स आ जाते हैं, सिस्टम वो जो रिस्क नए आ जाते हैं, आपका सिस्टम कॉन्टिन्यूसली बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता। सर जी, आपको इसको क्या करना पड़ता है, आपको सिस्टम को अपडेट रेगुलरली करना पड़ता है और आपको सिस्टम को टेस्ट करना होता है। रूटीन में टेस्ट करें यार, कोई ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी गाड़ी का तेल पानी रूटीन में चेक करते रहते हैं, इसी तरह ही आपको सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली टेस्ट करना है कि सिस्टम में कोई वर्नरेबिलिटी तो नहीं आ रही, क्या सिस्टम सिक्योर, क्या सिस्टम आउटडेटेड तो नहीं है, क्या सिस्टम में सिक्योरिटी गैप्स तो नहीं आ रहे, क्या रिस्क तो नहीं बढ़ रहा। सर आईसीटी के जरिए क्या किया जा सकता है, सर पैच मैनेजमेंट की जा सकती है। पैच मैनेजमेंट का मतलब है जहां पर कमी है वो वाला पैच इंस्टॉल करके सिस्टम को अपग्रेड कर दें। दूसरे नंबर पे आप ऑटोमेटेड टूल इस्तेमाल करें। ऑटोमेटेड टूल भी सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, अपडेटेड रखता है और प्रोटेक्टेड रखता है। ले सर, ये वाली सारी बात हो गई बेस्ट प्रैक्टिसेस के वाले। ट्रेन एम्प्लॉय ऑन आईसीटी टूल्स, ट्रेन एम्प्लॉय ऑन आईसीटी टूल्स। सर जी, अपने लोगों, सर जी टेक्नोलॉजी जितनी भी चौकस हो, गाड़ी BMW भी हो, अगर आपको चलानी नहीं आती तो आप दरख्त में ठोक देंगे। ऐसा ही है ना। इसका मतलब है कि सिर्फ सिस्टम का अच्छा होना इज नॉट द सोल्यूशन, आपका अपना बंदे को यूज भी उसका ऑप्टिमम करना आना चाहिए। सर जी, मैंने देखा है लोग मेहरान रह के पहाड़ों पे चले जाते हैं, कुछ लोगों से सिटी नहीं जा रही होती। गाड़ी का मसला तो नहीं है, मसला किसका है, ड्राइवर का मसला है। इसी तरह ही सर बाज़ों का सिस्टम अपडेटेड होता है लेकिन आपको उसको यूज ही नहीं करना आ रहा होता है। एम्प्लॉय को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन कौन से टूल उनके पास अवेलेबल है और उनका क्या क्या फ़ायदा है। एम्प्लॉय बाज़ औक़ात खुद भी मिस्टेक कर देते हैं या रिस्क को ओवरलुक कर देते हैं या प्रॉब्लम्स को करेक्टली रिपोर्ट नहीं करते जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। और भाई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए से आप एम्प्लॉय को क्या करते हैं, ट्रेन कर देते हैं ताकि वो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स को समझ भी सकें। और आप क्या करते हैं, सर टेलर का क्या मतलब होता है, टेलर बेसिकली तो दर्जी को कहते हैं, बेसिकली टेलर कस्टमाइज कर देता है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को तब्दील कर देता है। वो सर समझ आ रहा है, वो कहता है भाई ट्रेनिंग को टेलर किया जा सकता है बेस्ड ऑन द जॉब रोल्स, जिस बंदे की जो जॉब है उसके मुताबिक उसको वो वाली ट्रेनिंग दी जा सकती है। और एम्प्लॉइज को सर जी वो कहता है इंटरैक्टिव सेशन होंगे, सिमुलेशन एंड टेस्ट टू हेल्प एम्प्लॉय आइडेंटिफाई। सर जी नकली रिस्क उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो हम असेस कर सकें कि बंदे को समझ आ गई है और क्या ये वैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है जैसे हम इसको सिखा रहे हैं। लो सर, एडिशनल स्ट्रेटजी में क्या है, वो रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए, प्रैक्टिस ड्रिल्स कराई जाए, जैसे फेक फिशिंग ईमेल्स की जाए, ऑफर सर्टिफिकेट और रिवॉर्ड टू मोटिवेट कॉन्टिन्यूस लर्निंग। सर जी लीवरेज ऑटोमेशन फॉर एफिशिएंसी। सर आपकी IT की किताब में ये वाला लफ्ज़ कम से कम 200 बार आया है।
लीवरेज। लीवरेज का क्या मतलब होता है? बुनियादी तौर पे लेवरेज कह लें, लीवरेज कह लें, इसका फायदा होता है, इसका असल में मतलब होता है फायदा उठाना। फायदा उठाना सर, वो कहते हैं ऑटोमेशन से फायदा उठाइए फॉर एफिशिएंसी। यानी इसका मतलब ये है कि जब इन जो काम इंसान की बजाय मशीन कर सकती है ना, वो मशीन से करवाएं। क्यों? मशीन गलती नहीं करती, मशीन का मूड भी खराब नहीं होता, मशीन थकती भी नहीं है, और मशीन जो है वो ज्यादा तनख्वाह भी नहीं मांगती थोड़ा सा काम आ जाए तो। सर समझ आ रहा है? सर ये सारे मशीन के फायदे हैं। 99 जो ऑटोमेशन जो रेपिटेटिव काम है 99.9% एक्यूरेसी के साथ मशीन करती है। फिर दूसरा, गलती, एरर नहीं हो रहा। फिर स्पीड, मशीन की स्पीड इंसान से तेज है। फिर तीसरे नंबर पे 24/7 वर्किंग कैपेसिटी। फिर चौथे नंबर पे आपने मशीन को काम दिया तो मशीन ने एक सा काम करना है। सुबह 10 से 6 बजे वाले का काम करने का तरीका हो रहा है, 6 से रात 2 बजे वाले का काम करने का तरीका हो रहा है, मुख्तलिफ तरीका होता है। मशीन में ये वाला मसला भी नहीं आता। तो सर ये सर वो कहता है भाई आप ऑटोमेटेड सिस्टम जो जहाँ पर ले आ सकते हो वहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम ले आओ, जो रिस्क को क्या करेंगे, रियल टाइम में मॉनिटर करेंगे और अलर्ट सेंड कर देंगे, रिपोर्ट्स जनरेट कर देंगे ऑटोमेटिकली। और बाज़ औक़ात तो ये प्रिवेंटिव एक्शन भी ले लेते हैं, यानी सस्पिशियस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि डाटा जो सिस्टम फेलियर हो गया है, स्टार्टिंग डाटा बैकअप ड्यूरिंग सिस्टम फेलियर। अगर सिस्टम फेलियर हो गया तो डाटा का बैकअप शुरू कर देंगे या दूसरे सिस्टम पर स्विच कर देंगे ताकि बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करें। सर उसके बाद आ गया कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सर जी अब जरा ये हमारे इस चैप्टर की आखिरी बात है जी। सर आपको अपने सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है। रिस्क मैनेजमेंट कीप चेंजेस बिकॉज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्विकली। आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी तब्दील होगी तेजी से, उसी की बेस पे रिस्क भी तब्दील होगा और आपको भी अपने सिस्टम को अकॉर्डिंगली तब्दील करना है, हैंडल करना है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रेगुलरली रिव्यू द रिस्क स्ट्रेटजी। इनको अपनी रिस्क स्ट्रेटजी को रेगुलरली रिव्यू करना होता है और अपने आप को अपग्रेड करना होता है। पॉलिसीज अपग्रेड कीजिए, प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री की अपग्रेड कर दें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और मॉनिटर कर आईसीटी टूल्स यूज़ करें ताकि मॉनिटर किया जाए कि रिस्क को कितना बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है ओवर द पीरियड। सर जी अगर मैं रिस्क बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं तो इसने 7 बातें कही हैं। पहला प्रोएक्टिव अप्रोच, दूसरा ट्रेन एम्प्लॉय ऑन आईसीटी, नहीं ये दूसरा नहीं था, वैसे ये 5वां था। डाटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रेशन दूसरा था। फिर उसके बाद रेगुलर अपडेट एंड टेस्ट सिस्टम। सर उसके बाद सर जी IRA। सर जी IRA क्या था बोला? पोस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स ऑटोमेशन। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एनालिसिस है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है। सर जी ये इसमें नहीं है सर जी। यार 7 ही बातें थी ना। कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम तो था, ऑटोनोमस RMP ये भी था। मसला किधर आ रहा है? 7 बातें कौन कौन सी थी हम इधर से देख लेते हैं। फॉस्टर कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम ये नहीं था। नहीं सर पहला था प्रोएक्टिव अप्रोच,
यार इसको करेक्ट करके फिर शेयर करना। दूसरा था डाटा एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी। तीसरा था कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम्स। चौथा था रेगुलर अपडेट एंड टेस्ट सिस्टम। पांचवा था ट्रेन एम्प्लॉयज। छठा था ऑटोमेशन फॉर एफिशिएंसी और सातवां था कॉन्टिन्यूस रिस्क एंड मैनेजमेंट। सर जी ये सारी बातें आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी आईसीटी चैप्टर नंबर 17 की। एक बार सिर्फ ये बात कहूंगा कि यार आप लोगों को चाहिए कि अब आप नोट करेंगे कि यार मैक्सिमम बातें रिपीट हो रही हैं और होने लग गई हैं। 15वें चैप्टर में भी जाएंगे, अभी मैं शुरू करवा दूंगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा कितनी बातें रिपीट हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पे जो मेन आपका टारगेट है वो ये कि यार इसको फिर बाद में रिटेन करना और याद रखना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक ही बात बार बार कर रहे हो, एक ही बात बार बार कर रहे हो। एक मैं इंशाल्लाह आपको कहा मैं 36 बातें टोटल हैं जो आपके साथ करनी है। वो ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आप देखेंगे कि यार गिनती की ये वाली बातें हैं, यहाँ पर इन सारी जगहों पर बार बार वही बात आ रही है। सर जरा चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 15 की तरह भैया जरा फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बुनियादी तौर पे साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, दिस इज चैप्टर नंबर 15। और अगर इसकी बात शुरू करें तो उसने पहली बात ही साइबर सिक्योरिटी की है। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को, सॉफ्टवेयर को और डाटा को, किससे? अनऑथराइज एक्सेस से, डिजिटल थ्रेट से और साइबर अटैक्स। सर यही बात ही अब तक पहले 3 चैप्टर्स में भी आपने पढ़ी है, यही बात ही यहाँ पर भी आ रही है। सर आपने जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ है, उसने यहाँ पर स्टोरी पूरी सुनाई थी कि असल में इंटरनेट तो बना था मिलिट्री के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़रिए कम्युनिकेशन शुरू हो गई, और फिर इतना ज़्यादा ख़ास तौर पे पर्सनल कंप्यूटर की बात, और फिर उसके बाद जैसे आईओटी और मोबाइल सिस्टम आए, इंटरनेट का यूज़ इतना तेज़ी से फैल गया है कि अब तो सारे रिस्क रिलेटेड चीज़ें भी इस इंटरनेट के साथ जुड़ गई हैं। सर अब ख़ास तौर पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग और रिमोट वर्क जो आया है, उसने तो साइबर सिक्योरिटी को एक चैलेंज बना दिया है। ऑर्गेनाइजेशन नाउ नीड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दैट प्रोटेक्ट बोथ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट। अच्छा जी, सर जी अब सवाल यह है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? वो कहता है हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है? उसने कहा भैया जब आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं तो फिर आपको टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होने की वजह से आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि आप बिजनेस जब डिजिटल सिस्टम पर रिलाय करें तो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी ज़रूरी हो गया है। सोफिस्टिकेटेड थ्रेट अटैक, सर जी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, क्या मतलब? जो वायरस बनाता है वो भी तो इंसान का बच्चा ही है ना, उसको कहते हैं साइबर क्रिमिनल। जो हैक करता है वो कौन होता है? वो भी साइबर क्रिमिनल ही होता है। ये वाले जो लोग हैं ना सर, ये बड़े तरीके से अटैक कर रहे हैं। तो ये एक वो कहते हैं सोफिस्टिकेटेड, प्रॉपर तमीज से, तरीके से, एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हुए ये अटैक करते हैं।
तो वो कहता है फिर उसको डिफेंड करने के लिए भी आपको उतनी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सर जी सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है सिस्टम को समझकर बड़ी बारीक बीनी से असेस करना कि कहां पर लूप होल है और वहां पर अटैक करना। वो पॉइंट समझ आ रहा है सर? वो इसको कह रहा है वो सोफिस्टिकेटेड थ्रेट एक्टर्स। फिर तीसरे नंबर पे आ गया सेंसिटिव डाटा एवरीवेयर। सर जी आपके पास जो डाटा इकट्ठा हो रहा है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा भी है, बहुत सेंसिटिव भी है, उसमें से अक्सर डाटा कॉन्फिडेंशियल भी। आप इमेजिन करें बैंक्स के पास कितना ज़्यादा डाटा रोज आता है। सर ये बहुत ज़्यादा भी है और बहुत सेंसिटिव भी है। इसके लिए आपको जब, और ये सारा डाटा चूँकि इंटरनेट पर ऑनलाइन मौजूद है तो फिर उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ गया रिमोट वर्क एंड क्लाउड यूज़। दिस इंक्रीज द अटैक सरफेस एंड डिमांड स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सर जी जो क्लाउड यूज़ है सारा कुछ सेव ही आपने जी ड्राइव पर कर दिया है तो फिर जी ड्राइव की सिक्योरिटी तो मस्ट हो गई है सर। सर पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी ये सारी बातें आपके साथ कर ली। अगर साइबर अटैक हो गया तो क्या नुकसान होगा? मैंने कल का लेक्चर शुरू ही यहां से किया था। सर नुकसान क्या होगा? पैसे का, रेपुटेशन का, लॉ की कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे, आपके ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे। सर जी यही नुकसान होगा। वो कहता है ग्लोबल एवोल्यूशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। सर एक मिनट में यहां पर आपको रोकता हूं और अब मैं आपके साथ क्या बात करने लगा हूं। लॉज एंड रेगुलेशंस ना सर दो तरह के होते हैं। लॉज एंड रेगुलेशंस दो तरह के होते हैं, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। एक पाकिस्तान के लॉज एंड रेगुलेशंस हैं और एक इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। सर जी ISO 27001 ये इंटरनेशनल लॉ है। निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये इंटरनेशनल लॉ है। साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लॉ है। GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये भी इंटरनेशनल कानून है। अलबत्ता पाकिस्तान का कौन सा कानून है? सर पीका एक्ट। फिर कौन सा है? SBP एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस। फिर कौन सा है? ऐसी सिक्योरिटी गाइडलाइन। फिर कौन सा है? सर जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए स्टेट बैंक का बनाया हुआ है और कंपनीज के लिए SECP है। और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इसका पूरा कानून 2021 है। सर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सर मेलवेयर किससे बना है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर से। सर मैलिशियस सॉफ्टवेयर से। इसमें एड मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आ गया एडवेयर। सर जी डिनायल ऑफ सर्विसेज की बात पड़ी है। सर इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, अनवांटेड मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि एक्चुअल मैसेज भी ना पहुंच सके। इतने ज़्यादा व्हाट्सएप आ जाएं कि जो एक्चुअल स्टूडेंट उसका व्हाट्सएप भी ना पहुंच सके। इतनी ज़्यादा कॉलिंग हो जाए कि एक्चुअल जो ज़रूरतमंद है उसकी कॉल भी ना मिल सके। यानी 15 पर बड़े लोग ऐसे ही फ़ोन कर देते हैं बेतुका ही। 15 पे फ़ोन करूं देखते हैं क्या होता है। अब जिसके घर में डाका पड़ा हुआ है वो 15 पे फ़ोन कर रहा है तो एंगेज जा रहा है, और ये एक बंदा 15 पे फ़ोन करके पुलिस वाले को गाना सुना रहा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर स्पाईवेयर क्या है? स्पाई किसको कहते हैं? जासूस को। सर जी ऐसा सॉफ्टवेयर
जो कि सिस्टम के अंदर जाता है और चुपके से डाटा को कलेक्ट कर लेता है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा आ गया वायरस। वायरस की तो आपने बात पढ़ी हुई है, ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, और जब आप वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो क्या हो जाता है सर, वो अपने आप को वो स्प्रेड कर लेता है और दूसरी फाइल्स को भी करेक्ट कर देता है। वॉर्म्स वो होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट कर देते हैं, खुद ब खुद ही। रेप्लिकेट होने का मतलब है वो क्या हो जाते हैं सर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर का मतलब है ये स्प्रेड हो जाते हैं अक्रॉस द नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन। सर रिसोर्सेज को भी कंज्यूम करते हैं और सिस्टम फेलियर भी कॉज करते हैं। सर ट्रोजन हॉर्स क्या है? मेलवेयर जो कि अपने आप को शो ये करता है कि वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है। यानी मिसाल के तौर पे जाहिरन आपको यही लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो क्या होगा, सिस्टम को क्रैश कर देगा। सर जी स्केयरवेयर, ये यूजर को यानी एक्चुअल में वो कहता है ट्रिक यूजर इनटू बिलीविंग दैट द सिस्टम इज इन्फेक्टिंग कोर्सिव देन टू बाइंग फेक सॉफ्टवेयर और सर्विस। सर जी जिस तरह एक सॉफ्टवेयर होता था रैंसमवेयर, वो क्या करता था, डाटा को एनक्रिप्ट कर देता था और बाद में डीक्रिप्ट के पैसे लेता था। बिल्कुल इसी तरह ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि शो करता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, या सिस्टम पे आप क्लिक कर रहे होंगे तो वो ओपन नहीं हो रहा होगा, या उसके कलर चेंज खराब होने, डिस्प्ले आउट हो जाएगा। आप देखेंगे वो कहेगा जी फलां सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें ये मसला हल हो जाएगा। वो बुनियादी तौर पे वो क्या होता है, वो आपको मजबूर कर देता है कि आप फेक सॉफ्टवेयर सर्विसेज लेकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। सर मैलिशियस सॉफ्टवेयर आज तक मेलवेयर मैंने जितना भी पढ़ाया था उस मेलवेयर के अंदर ये सारी चीजें हैं, एडवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्केयरवेयर। वो एमसीक्यू बना के आपको 3 ये देगा, चौथा कोई और देगा, कोई कहेगा बताओ कौन सा मेलवेयर नहीं है, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? जी सर रैंसमवेयर क्यों नहीं है? सर जी रैंसमवेयर मेरा ख्याल है दूसरी कैटेगरी में उसने डाल दिया होगा। अच्छा जरा देखिएगा, साइबर क्राइम की वैरायटी। साइबर क्राइम रेफर्स टू द वाइड रेंज ऑफ इनलीगल एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू डिजिटल चैनल। अच्छा अब यहां पर तो वो क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को खराब कर रहा है। अच्छा जबकि साइबर क्राइम में बाकायदा कोई इनलीगल एक्टिविटी है जो डिजिटल चैनल के जरिए की जा रही है, जैसे किसी को इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट करना होता है धमकी देना। इंटिमिडेट करना क्या होता है, धमकी देना। हैरेसमेंट तो आपने सुना ही होगा सर। सर इसका मतलब होता है हरासा करना या डरा देना। ठीक हो गया, बहरहाल डरा देना सर मैंने साथ कहा है, आप ज्यादा गहराई में जाना चाह रहे हैं। सर फॉर्जरी क्या होता है? अच्छा फॉर्जरी क्या है कि मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर हमने फीस जमा करा दी, मैं स्टेटमेंट में देखूं, स्टेटमेंट में आए ना, पता चला कि उस बच्चे ने अपने दोस्त से तस्वीर ली है, स्क्रीनशॉट ली है और उसको एडिट करके उसको भेज दिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बेसिकली क्या होती है, फॉर्जरी। क्रिएटिंग फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट टू डिसीव यूजर्स। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? वो तो हमारा कौमी खेल है सर जी। हम पायरेसी क्या होता है, आप चोरी का
आप चोरी का आप कॉपी किया हुआ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें, तो इसे कहते हैं पायरेसी। साइबर टेररिज्म क्या होता है? डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना क्या करने के लिए? अटैक या डिसरप्ट करने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर जी फिशिंग तो आपको पढ़ा ही इतनी बार पढ़ लिया, क्या होता है? ट्रिक करना यूजर को कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कर दे। सर हैकिंग क्या होता है? डू अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील डाटा। सर डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या है? सिस्टम को ओवरलोड कर देना ट्रैफिक के साथ कि जो लेजिटिमेट और हकीकी यूजर है वो उसको अवेल ना कर सके। सर जी ये साइबर क्राइम वैरायटी है। फिर उसके बाद आ गया सलामी अटैक्स। सलामी अटैक्स क्या है? मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वहां पे 10,000 एम्प्लॉय काम करता है। अच्छा वहां का जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है? वो हर एम्प्लॉय से 20 रुपये उसकी तनख्वाह में से 20 रुपये काट के अपने अकाउंट में डाल देते। अब 10,000 एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है और हर एम्प्लॉय से 20 रुपये निकलेंगे तो कितने बन गए? वो हर सैलरी पे 2 लाख रुपए अपना तो कमीशन ले लेते हैं। मेरा पॉइंट समझा रहा है? इसको कहते हैं सलामी अटैक, जो छोटी बहुत छोटी अमाउंट, जिस बंदे की तनख्वाह 75,721 रुपये है और 75,701 रुपया तो कहते चल ठीक है यार अब क्या बहस करनी, 20 रुपये की खातिर वो बात नहीं करता। लेकिन वो 20 अगर 10,000 लोगों के इकट्ठे करके खुद बंदा 2 लाख रुपए साइड पे कर रहा हो, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सलामी अटैक। डेटा डिडलिंग क्या होती है? सलामी, अल्लाह ताला आपको इतने जोगा करे कि आप सलामी वसूल करें। अभी फिलहाल सिर्फ ये जो अटैक है ये पढ़ के स्कूल। सर जी डेटा डिडलिंग क्या होती है? डेटा डिडलिंग कहते हैं यार जिस वक्त डेटा लाइन में लगा होता है ना प्रोसेस होने के लिए, उस वक्त डेटा बड़ा वल्नरेबल होता है कि उस पर अटैक हो सके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डेटा प्रोसेस होने के लिए लाइन पर लगा होता है, उसको प्रोसेस होने से पहले क्या कर दिया जाए? ऑल्टर कर दिया जाए। और जब प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट गलत आता है तो बंदा समझता है कि शायद प्रोसेसिंग में मसला था ना, वो प्रोसेसिंग की क्यू में जब लगा हुआ था डेटा, उस वक्त उसको अटैक कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया। इसको कहते हैं डेटा डिडलिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? आप रिसीव करते हैं किसी दूसरे बंदे को, डिसीव कर देते हैं किसी दूसरे बंदे को ऐसे शो करके कि जैसे किसी ऑथेंटिक सोर्स से या ट्रस्टेड सोर्स से मैसेज किया गया। इसको कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। उल्लू बना देते हैं उसको यह फील होता है कि इसको किसी ऑथेंटिक सोर्स से ईमेल आई है, जबकि उसको वो ईमेल ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई होती। लॉजिक बॉम्ब्स। सर जी आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर चला जाता है और फिर फॉर एग्जांपल आपने टाइम सेट किया होता है कि फॉर एग्जांपल इसको एक टाइम बॉम्ब भी कहते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिवेट हो जाता है। या ऐसा आप कहते हैं कि जब इस कंप्यूटर की मेमोरी, यूज्ड मेमोरी 50% से ज्यादा हो जाए तो ये वायरस एक्टिव हो जाए। मेरा पॉइंट समझाए? ये वायरस डीएक्टिवेटेड रहता है, सिस्टम के अंदर रहता है, आपको ही पता नहीं चलता। वन गुड डे जब वो स्पेसिफिक कोड जो आपने उसके अंदर एम्बेड किया होता है वो एक्टिवेट हो जाता है किसी इवेंट के होने पर, उसको कहते हैं लॉजिक बॉम्ब। सर जी इनसाइडर और एक्सटर्नल थ्रेट क्या है? अगर इदारे के अंदर के बंदे खराबी करें, जिनके पास, यार देखो, जिनके पास ऑथराइज्ड एक्सेस थी वो अगर खराबी करें सिस्टम में तो इसे क्या कहते हैं? इनसाइडर थ्रेट। और अगर कोई बंदा बाहर से अटैक करे हैकर की तरह, उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल थ्रेट। तो इनसाइडर थ्रेट वो होता है जो ऑथराइज एक्सेस से किया जाता है, और एक्सटर्नल हैकर रेंजिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट साइबर क्रिमिनल्स to state-sponsored attackers use tools such as malware, phishing and advanced persistent threats. सर जी
बाहर का बंदा जो अटैक करेगा वो एक्सटर्नल थ्रेट है सर। अंदर का बंदा जिसके पास ऑथराइज है, लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है आपने, वो जब अटैक करता है तो उसको कहते हैं इनसाइडर। जरूरी नहीं है सर जी, इनसाइडर जरूरी नहीं है कि जानबूझ के ही हो, और बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली भी हो जाता है। आपने किसी दूसरे बंदे ने आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते देखा और आपको नहीं फील हुआ कि उसने नोट कर लिया, बाद में उसने क्या किया, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड को डालकर अटैक कर दिया सिस्टम पर। तो सर ये इनसाइडर अटैक है, चूंकि इनसाइडर की वजह से हुआ। सर जी स्ट्रेटजी फॉर साइबर डिफेंस, सर जी यहां पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूं, आप लोगों के चेहरे देख लिए मैंने। सर अब मेरी बात सुनिएगा। अच्छा मुझसे ना सिर्फ एक बात पहले करें, हमारा कितना चैप्टर रह गया? 15th? नहीं ज्यादा रहता है अभी कि पहले 2 सुबह। हाँ पे इसके यूनिट्स कितने हैं? काफी रहता है यार। सर जी एक काम करें, कल एक काम करते हैं, मेरा दिल ये है कि कल ना मैं डेटा शुरू करवा दूं और डेटा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एज पर द प्लान लेके चलूं, और संडे वाले दिन फिर ये जो कुछ रह गया है इसको कवर कराऊं और एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए। मेन आप लोग चीजें पढ़ चुके हैं, एक तो आगे जो टॉपिक आ रहा है ना उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने, जैसे मिसाल के तौर पे आईओटी थ्रेट्स हैं। अब ये वो हैं जो बुनियादी तौर पे आईओटी के बाद ज़्यादा बेहतर समझ आए, या क्लाउड रिलेटेड थ्रेट्स हैं तो क्लाउड वाली बात के बाद समझ आए। अच्छा मेरी एक वर्किंग है कि यार इस जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप एज्यूम करें कि आपने सिर्फ 17th चैप्टर किया है और 15th चैप्टर आपका रहता है, ठीक हो गया। थोड़ा सा ना रिस्क से बाहर निकलते हैं और डाटा वाला पोर्शन करते हैं, वो रिलेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ज़रा। तो बात का होता है ना कि बंदा वो मूड ही चेंज कर लेता है यार, ठीक हो गया। आप कल जो है ना, मैं सिर्फ मेरे जहन में प्लान आप लोगों की आज की तासुरात की वजह से है कि यार क्यों ना हम कल डाटा शुरू करके डाटा को 3 दिनों में कवर करें तगड़ा, और वो डाटा में आपको इंटरेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त डेवलप रहेगा और आपको मज़ा भी आएगा। उस डाटा के फौरी बाद अगले दिन जो है मैं संडे की क्लास ऑन करके आपको ये कवर करा दूंगी। ये वैसे भी इसने एक दिन लेना ही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये कल का दिन ना ले और ये संडे का दिन ले ले। आपका क्या ख्याल है? ठीक है। मैं इसको आम अपनी डाटा जो क्लास में कहता हूँ यार खुशका थोड़ा ज़्यादा हो गया, कुछ ना साथ कोई ऐसी बात हो जाए कि यार चलो बंदा इंटरेस्ट लेकर पढ़ ले। डन है सर जी। चैप्टर नंबर 15 का वो वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट, करना है इतवार वाले दिन, लेकिन अभी हम क्या कर लेते हैं, कल से डाटा शुरू करते हैं इंशाल्लाह। डाटा तो फॉर श्योर हम बहुत इजीली और टाइमली ख़त्म कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डाटा इज़ नॉट एन इशू। हम अभी मैंने आपको ये इसलिए शुरू करवाया कि यार आप ये वाले 25 मार्क्स को कवर करें इंशाल्लाह। जितना आज तक मैंने पढ़ाया है कम से कम 18 से 20 मार्क्स आप अब तक जितना पढ़ा उससे कवर कर चुके हैं। हाँ अलबत्ता सिर्फ ये प्लान कर रहा हूँ कि यार 2-3 दिन आगे मैं डाटा पढ़ा लूँ, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाए, फिर उसके बाद इतवार वाले दिन दोबारा रिस्क पर आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 15 करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको सिस्टम करवाऊंगा। जी सर एनेक्जर्स की वीडियो आपके साथ स्मार्ट वीडियो शेयर करूंगा। एनेक्जर्स रेडी हैं, लेकिन सिर्फ अभी ये कि जो करवा रहा हूँ बस वो साथ साथ करते रहिए, ठीक हो गया जी। कोई आपके ज़हन में बात है तो बताइए।
सर जी बिल्कुल अपनी वर्ड में लिख सकते हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप आईटी का पेपर कर रहे हैं, आप जो आईटी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उसको ख़त्म ना कर दें। ठीक हो गया। लेजिटिमेट का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जो आपने खरीदा होता है। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसके आपने डॉलर में पैसे दिए हैं और आपने खरीदा है। ये जो आपने 30 रुपये की सीटी लेके मोबाइल इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में, ये इलेजिटिमेट होता है, ये पायरेसी है, अनऑथराइज कॉपी। सर क्लाउड तो अब आप जो है मिसाल के तौर पे इंटरनेट से कोई चीज़ ऑथराइज सोर्स से डाउनलोड करते हैं तो वो तो लेजिटिमेट होता है। ठीक हो गया। अब सिर्फ सवाल ये है कि अगर आप ये जो सीडी वाला जो मामला है जिसमें वो पासवर्ड आपको मिल जाता है वो इलेजिटिमेट होता है। ठीक है सर। अभी एक मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट, ये इलेजिटिमेट था, इन्होंने खरीदा नहीं हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने केस कर दिया, पाकिस्तान की कंपनी है, काफ़ी मशहूर कंपनी है। हाँ इनको भी उम्मीद नहीं थी कि यार इन पर केस कर देंगे, तो पाकिस्तानी कंपनी कौन परवाह करता है, मल्टी नेशनल काफ़ी बड़े लेवल पर है दुबई में और काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने केस कर दिया भाई, फिर इन्होंने उसकी पेमेंट की है। वो पॉइंट समझ आ रहा है। लेकिन आप मैं इस्तेमाल करेंगे तो यार चलो ठीक है अपना ख्याल रखें। तो सर समझ आ रहा है सर जी। यार ये आइडिया अब डन है, कल हम फिर डाटा ही करें, कल इंशाल्लाह डाटा करते हैं, अगले 3 दिन इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।